नमस्कार मित्रों। एंटी हाइपरग्लाइसेमिक मेडिसिन के द्वारा उत्पन्न होने वाले एडवर्स ड्रग इवेंट्स या साइड इफ़ेक्ट्स की सीरीज में आइए हम एक और ड्रग SGLT2 इनहिबिटर्स के विषय में डिस्कस करते हैं। एक लेडी 63 ईयर ओल्ड फीमेल जिनको 8 वर्ष से डायबिटीज़ थी, अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया के साथ जो डुअल ड्रग थेरेपी लेते हुए ग्लिबिक्लामाइड और मेटफॉर्मिन फुल डोजेस में और उसको लेते हुए आई। ओबीज इंडिविजुअल थी, जनरलाइज्ड ओबेसिटी जैसा कि बीएमआई से मालूम पड़ता है, सेंट्रल ओबेसिटी जैसा कि वेस्ट और वेस्ट हिप रेशियो से मालूम पड़ता है, एकेंथोसिस निग्रिकेंस जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक इंडिकेटर है। इन सब के साथ में जब उनको देखा गया तो यह सोचा गया कि ओबीस इंडिविजुअल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी होगा। यदि किसी प्रकार से इनका वेट रिडक्शन में हेल्प की जा सके, जो हमको एक एजेंट और जोड़ना है वह हम इस प्रकार का जोड़ें जो इनको वेट रिडक्शन में भी हेल्प करे। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? मेटफॉर्मिन एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो वेट रिडक्शन में हेल्प करती है। इसके अतिरिक्त दो और भी एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, एक SGLT2 इनहिबिटर्स और दूसरा GLP-1 एनालॉग्स। तो ये दोनों ड्रग्स भी हमारे वेट रिडक्शन में पेशेंट के हेल्प करते हैं। तो अब इन दोनों में से एक ड्रग, और जब यहाँ पे अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया है तो एक किसी ड्रग को ऐड किया जा सकता है। तो SGLT2 इनहिबिटर्स ओरल ड्रग है और GLP-1 इंजेक्टेबल है, एक्सेप्ट जो अभी कुछ लेटेस्ट ओरल GLP-1 एनालॉग्स भी आ रहे हैं। तो अभी SGLT2 इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो 187 325 इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल था डुअल ड्रग थेरेपी पे। तो SGLT2 इनहिबिटर्स में एक रिसेंट इंट्रोडक्शन जो है अपनी इंडियन रेमोग्लिफ्लोजिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे स्टार्ट की गई। देखा गया आफ्टर 10 डेज एक अच्छा फॉल देखने को मिला, मेडिसिन सेम कंटिन्यू की गई। नेक्स्ट 20 डेज में काफ़ी रीजनेबल हमारा ब्लड ग्लूकोज रिडक्शन मिला, 120 टू 192। अब ट्रीटमेंट तो सेम कंटिन्यू किया, लेकिन पेशेंट ने एक इस वक्त नई प्रॉब्लम के विषय में बताया कि जब से पिछले 10-12 दिनों से पेशेंट को पेरवजाइनल इचिंग और प्राइवेट पार्ट्स में जेनिटल रीजन में उसको रैशेस और उत्पन्न हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका कारण क्या है। हम जानते हैं कि अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया में जो ग्लाइकोस्यूरिया होता है वह ग्लाइकोस्यूरिया हमारे परवेजाइनल या पेरिजेनाइटल रीजन में वह इन्फेक्शंस कर सकता है, यूजुअली फंगल इन्फेक्शंस। लेकिन ये लेडी पहले जब आई थी अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया के साथ तब तो ये प्रॉब्लम नहीं थी और ये मेडिसिन देने के बाद उत्पन्न हुई। तो क्या किसी प्रकार से यह मेडिसिन से रिलेटेड हो सकती है? इसके लिए हमको SGLT2 इनहिबिटर्स की पैथोजेंस के किस प्रकार से इसकी मोड ऑफ एक्शन है उसको समझना पड़ेगा। हम जानते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स का मतलब क्या है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स टाइप 2 का इनहिबिशन। तो वास्तव में जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में दो प्रकार के सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, SGLT2 और SGLT1। अब SGLT2 ये लगभग 97% ऑफ ग्लूकोज जो फ्रीली फिल्टर होता हुआ आ रहा है उसको ये रीअब्जॉर्ब करा लेता है। जब हम SGLT2 इनहिबिटर्स देते हैं तो ये 97% जो ग्लूकोज अभी तक यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जा रहा था वह नेफ्रॉन्स के द्वारा रीअब्जॉर्ब ना होके और ये आगे चल के ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो अब एक्सक्रीशन से जो यूरिन में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया, यही जेनाइटल इन्फेक्शंस को जन्म देता है, जिसके लिए सबसे सरल तरीका, जब भी हम ये मेडिसिन आरंभ करें तो पेशेंट को पहले से प्राइम करके भेजें कि अपनी लोकल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का वो विशेष रूप से ध्यान रखिए। हर यूरिनेशन के बाद वो जेनाइटल रीजन को प्रॉपरली वॉश करके उसको ड्राई कर लें और कुछ मॉइस्चराइजर या क्लीन ऑयल वह वहाँ पे अप्लाई करता रहे जिससे कि फंगल इन्फेक्शंस ना हो। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम देखते हैं कि फंगल इन्फेक्शन के चांसेस पेरिजेनाइटल रीजन में वल्वोवेजिनाइटिस के रूप में या बेलेनोडोपोस्टाइटिस के रूप में यह सामने आते हैं। तो मोस्टली ये फंगल इन्फेक्शंस कैंडिडा से उत्पन्न होते हैं, बाकी और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी इस एरिया में हो सकते हैं। यदि इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए
तो ये कंटेमिनेशन के थ्रू ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और उससे किडनी डैमेज तक को यह उत्पन्न कर सकता है। तो SGLT2 इनहिबिटर्स का जो मोड ऑफ एक्शन है वही इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ग्लाइकोस्यूरिया होता है। तो ग्लाइकोस्यूरिया हमारा पेरिजेनाइटल रीजन में माइकोटिक इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ा देता है। अब इसका सबसे सरल तरीका बचाव का तो यही है कि हम पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। अगर ऐसा हो गया तो एक बेहतर तरीका है कि रेमोग्लिफ्लोजिन को या किसी SGLT2 इनहिबिटर जो हम दे रहे हैं उसको हम रोक लें, जिससे ग्लाइकोस्यूरिया बंद हो जाए, और वहाँ पे फिर हम लोकल एंटीफंगल एजेंट्स और मॉइस्चराइजिंग एजेंट का यूज़ करते हुए उसको इन्फेक्शन को ठीक करें। माइल्डर केसेस में SGLT2 इनहिबिटर्स को कंटिन्यू करके भी और हम लोकल मेजर्स को इस्तेमाल करके फ़ायदा पा सकते हैं। इस पेशेंट में भी माइल्ड कंप्लेंट्स थी, इसलिए एजेंट को कंटिन्यू किया गया और लोकल एंटीफंगल के यूज़ के साथ में उसको ठीक कर दिया गया। लेकिन पेशेंट 10 दिन बाद जब आया तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार एक और कंप्लेंट पेशेंट कर रहा था कि अब शुगर कंट्रोल होने के बाद से तो हमें एनर्जी लेवल हमारा अच्छा होना चाहिए, लेकिन प्रोग्रेसिवली बहुत वीकनेस, पॉस्चरल गिडीनेस, लेथार्जी, ये सारी चीज़ें चल रही थी। जो ब्लड प्रेशर पहले नॉर्मल रहा करता था अब वो लोअर साइड में आने लगा। तो सिम्टम्स देखते हुए जब उनके इन्वेस्टिगेशन कराया गया तो देखा गया कि सीरम सोडियम लेवल भी लोअर साइड में था या लो था। तो अब प्रश्न ये उठता है कि पेरिजेनाइटल इन्फेक्शंस तो समझ में आए, लेकिन ये हाइपरटेंशन भी, अब उसमें हाइपरटेंशन अभी क्लियरली नहीं है, लेकिन बीपी में ड्रॉप भी मिल रहा है, हाइपोनेट्रीमिया भी मिल रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? वास्तव में इसका कारण भी जो इसकी पैथोजेनेसिस है उससे रिलेटेड ही है। तो जो यूरिनरी ग्लूकोज एक्सक्रीशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के ब्लॉक करने से। ग्लूकोज एब्जॉर्ब किसके साथ हो रहा है? सोडियम के। तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हमने कैसे ब्लॉक किया? सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक करके। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन भी साथ में रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का ब्लॉक हो गया। तो जिस प्रकार से ग्लूकोज का एक्सक्रीशन बढ़ रहा था उसी प्रकार से सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन भी बढ़ गया। तो जब भी हम SGLT2 इनहिबिटर्स देते हैं तो ये ग्लाइकोस्यूरिया कराते हैं और इसके साथ साथ नाइट्रियूरेसिस, और दोनों ही ऑस्मोटिक सब्सटेंसेस हैं, सोडियम भी और ग्लूकोज भी, तो दोनों के साथ में डायूरेसिस। तो ग्लाइकोस्यूरिया, नाइट्रियूरिया, नाइट्रियूरेसिस और डायूरेसिस, ये तीन जो कंपोनेंट्स हैं SGLT2 इनहिबिटर्स के काम करने के, इनके कारण से ग्लाइकोस्यूरिया जेनेटल इन्फेक्शंस कराता है, और जो नाइट्रियूरेसिस और डायूरेसिस है इनके कारण से बीपी में लोअरिंग इफेक्ट और हाइपोनेट्रीमिया ये मिल सकते हैं। तो इसलिए बंधुओं, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम SGLT2 इनहिबिटर्स यूज कर रहे हैं तो पहले से पेशेंट को ये प्राइम करके रखें कि वह पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान दें। दूसरी बात, ग्लूकोज लेवल कम होगा ये SGLT2 इनहिबिटर्स देने के बाद, तो जो भी वो मेडिसिन पहले से ले रहा है, अगर पेशेंट उस पर वेल कंट्रोल्ड है तो हाइपोग्लाइसीमिया बचाने के लिए पहले से हमें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक मेडिसिन में कुछ रिडक्शन करना होगा। इसी प्रकार से जो डायरेसिस और नेट्रियोरेसिस हो रही है उससे बीपी लोअरिंग और डिहाइड्रेशन होगा, तो उससे बचाव के लिए हमें उसकी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन का भी ध्यान रखना है। यदि आवश्यकता हो तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन को हम थोड़ा कम भी कर लें। तो इस प्रकार से तीन हमें पॉइंट्स SGLT2 इनहिबिटर्स पे ध्यान रखने हैं। ग्लाइकोस्यूरिया जिससे होने वाला पेरिजेनाइटल इन्फेक्शंस, नेट्रियूरेसिस जिसके कारण से हाइपोनेट्रीमिया और बीपी लोअरिंग, और तीसरा डायबिटिस जिसके कारण से डिहाइड्रेशन और बीपी लोअरिंग। इन तीनों अगर हम पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स देते समय, तो हम अपने पेशेंट को इससे होने वाले एडवांटेजेस तो देते हैं, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, उनसे बचा सकते हैं। धन्यवाद।